हाय फ्रेंड्स, मैं राधे अग्रवाल। आज का मेरा ये वीडियो खास उन नए एंटरप्रेनर्स के लिए है जिनके पास अपना बिजनेस आइडिया है, प्लान है, स्किल्ड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लेकिन उनके पास फंड नहीं है, जिनके कारण वो अपने सपनों को मूर्त रूप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। आज मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है तो उस बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आप फंड कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि आपको अपने बिजनेस के लिए टोटल कितना फंड का रिक्वायरमेंट है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए आपको मेनली दो चीज़ों के लिए पैसा का ज़रूरत होता है। पहला कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि यूनिट को सेटअप करने से रिलेटेड होता है, और दूसरा वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे एक्टिविटी और साथ ही साथ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ज़रूरी होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो कि फिक्स एसेट्स के रूप में होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज। और वर्किंग कैपिटल, इसमें मेनली हमारा जो फंड का रिक्वायरमेंट होता है वो रॉ मटेरियल के लिए और एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, साथ ही साथ कुछ अगर कंज्यूमेबल आइटम्स हैं तो उनके लिए। आइए देखते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या खर्च होता है। सबसे पहले हमको ज़रूरत होता है लैंड का, जहां हम अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उसके बाद उस लैंड को डेवलप करना होता है, जिसमें शामिल होता है लैंड को फील करना, बाउंड्री वॉल बनाना, बोरिंग करना, मेन गेट लगाना, एक्स्ट्रास। उसके बाद सिविल कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है, जो कि अप्रूव्ड फैक्ट्री प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिविल कंस्ट्रक्शन में फैक्ट्री का बिल्डिंग बनाना, ऑफिस बिल्डिंग बनाना, गोडाउन बनाना, गार्ड रूम बनाना, कुछ टेस्टिंग लैब के लिए अगर कुछ रूम का रिक्वायर्ड है तो वो रूम बनाना भी सिविल कंस्ट्रक्शन में शामिल होता है। तो सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होता है। फिर फर्नीचर्स, ऑफिस के लिए कंप्यूटर और कुछ इक्विपमेंट जो कि अनिवार्य होता है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड मशीन है, मशीन का सेटअप पूरा का पूरा प्लांट अगर ज़रूरत है तो वो लेना होगा, उसमें अपना काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये सारा खर्च है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट है, जिसे हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। इन सब का आप अपने बिजनेस के हिसाब से एक एस्टिमेट लगाइए। लैंड में, लैंड को डेवलप करने में, सिविल कंस्ट्रक्शन करने में, फर्नीचर, कंप्यूटर इक्विपमेंट लगाने में, प्लांट और मशीनरी सेटअप करने में आपको कितना क्या कॉस्ट आ रहा है, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको टोटल कितना पैसा का ज़रूरत है। देन फिर आप एस्टिमेट लगाइए वर्किंग कैपिटल के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आता है वर्किंग कैपिटल में। सबसे पहले रॉ मटेरियल। यहाँ यह ध्यान देना है कि रॉ मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट होगा वो सिर्फ वन साइकिल के लिए होगा, वन वर्किंग साइकिल जिसे बोलते हैं। जैसे कि आज अगर मुझे कैश मिला, मैं उससे रॉ मटेरियल परचेज करूँगा, फिर वो रॉ मटेरियल कुछ दिन मेरे पास स्टॉक में रहेगा, देन फिर वो प्रोसेस में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जिसको WIP बोलते हैं, स्टॉक इन प्रोग्रेस। कुछ दिन उसको बनने में लगेगा, उसके बाद फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, जो कि मेरा प्रोडक्ट है। हो सकता है कि कुछ दिन वो फिनिश गुड्स के रूप में मेरे गोडाउन में पड़ा रहे, फिर उसे हम सेल करेंगे जिससे हमें ऑर्डर मिला है। तो होता यह है कि कभी कभी कैश सेल होता है और कुछ क्रेडिट सेल भी होता है। कैश सेल होने पर तो पैसा हमें तुरंत मिल गया, अगर क्रेडिट सेल होता है तो वो सेल पीरियड के लिए भी हमारा पैसा वहां पर फंस जाता है, जिसे हम लोग बुक डेट्स बोलते हैं। तो अपने को ये भी देखना है कि कितना दिन का अपना क्रेडिट पीरियड है
और उसके बाद फिर वो पैसा हमें वापस पुनः कैश के रूप में रिसीट होता है। तो ये पूरा एक साइकिल होता है, एक वर्किंग साइकिल होता है, जिसके लिए हमें पैसा का जरूरत है रॉ मटेरियल के लिए। क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट टाइम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर वो WIP में गया, फिर वो फिनिश गुड्स बना, डेटर्स बना, और तब हमें कैश रियलाइज होता है, जिससे हम लोग दोबारा रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि एक पूरा वर्किंग साइकिल में आपको कितने दिन के लिए जो पैसा का वो जरूरत है, कितना दिन आपका रॉ मटेरियल में पैसा पड़ा हुआ रहता है, कितना WIP में, कितना दिन आपका स्टॉक फिनिश गुड्स में रहता है, और कितना दिन डेटर्स में रहता है। जब आप इन सबों को जोड़ देंगे तो आपका एक वर्किंग साइकिल निकलेगा। तो रॉ मटेरियल के लिए अपने को 1 वर्किंग साइकिल पीरियड के लिए पैसा का जरूरत है। दूसरा, जो हमारे यहाँ लेबर है, जो एम्प्लॉयज़ है, उन्हें अपने को सैलरी और वेजेस देना है। तो जब हम लोग नया बिजनेस स्टार्ट किए, अपने पास पैसा नहीं है, तो फर्स्ट टाइम में जब हम लोग सेल कर रहे हैं और वो 1 वर्किंग साइकिल कंप्लीट होने के बाद कैश रियलाइज हो रहा है, तब फिर उस पैसा से हम लोग सैलरी और वेजेस पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि ये 1 वर्किंग साइकिल 2 महीना पीरियड का है, तो उस 2 महीना का सैलरी और वेजेस देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होगा। तो इसलिए अपने डे टू डे एक्टिविटी को चलाने के लिए, प्रोडक्शन को चलाने के लिए, सैलरी वेजेस देने के लिए भी हमको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। साथ ही साथ कुछ कंज्यूमेबल्स आइटम्स होते हैं जो कि डे टू डे प्रोडक्शन में यूज होता है, जैसे डीजल हो गया, या फिर आपका कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह हो गया। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि वर्किंग कैपिटल के लिए रॉ मटेरियल, सैलरी एंड वेजेस, कंज्यूमेबल, इसके अलावा भी डे टू डे एक्टिविटी में अगर कुछ खर्च होने वाला है, तो 1 वर्किंग साइकिल में इन सबों में आपका कितना पैसा लगने वाला है। इस तरह से आपको अनुमान लगाना है कि टोटल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, आपके बिजनेस के लिए कितना जरूरत है। उसके बाद देखेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो टोटल फंड का रिक्वायरमेंट है, उसमें कितना हमें खुद से लगाना है और कितना हम बैंक से लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट क्या है जो कि हम बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यह जानना बेहद ही जरूरी है, जिससे आपको यह पता चल सकेगा कि हाँ, मुझे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है तो उसमें कितना टोटल पैसा का जरूरत है, कितना हमें खुद लगाना है, और कितना मैक्सिमम है जो कि हमें बैंक से लोन के रूप में मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई फैक्ट्री सेटअप करना है, आपको जरूरत है लैंड का, आपको जरूरत है लैंड के अलावा अदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका, आपको पैसा का जरूरत है वर्किंग कैपिटल के लिए। सबों का अलग अलग कैलकुलेशन आपने कर रखा है। लैंड के लिए जो पैसा का जरूरत होता है, जनरली कोई भी बैंक लैंड के लिए जो पैसा का जरूरत है उसे फाइनेंस नहीं करती है। तो इसलिए लैंड का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 100% या तो इक्विटी से होगा। इक्विटी का मतलब वो जो ओनर्स का पैसा होता है, प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर का होगा, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं वो सबों का मिला करके जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटी होगा। अगर आपका लिमिटेड कंपनी है तो जितने भी उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं उन सब का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी होता है। कहने का मतलब है जो भी ओनर्स का, जो मालिक का इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी होता है, और जो हम बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए हैं वो डेट के रूप में होता है, वो लोन के रूप में होता है। तो लैंड में जो भी पैसा लगेगा वो जनरली बाहर वालों से फाइनेंस नहीं होता है, बैंक से फाइनेंस नहीं होता है। इसलिए उसका 100% पैसा हमें खुद से लगाना होगा, या फिर अगर हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है तो बेटर है हम उस लैंड को लीज पर ले या फिर रेंट पर ले। उसके अलावा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जिसमें लैंड डेवलपमेंट भी शामिल होता है, सिविल कंस्ट्रक्शन, जिसमें हर तरह का बिल्डिंग, चाहे वो फैक्ट्री के लिए हो, ऑफिस के लिए हो, लैब के लिए हो, गार्ड रूम में, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर्स, अदर फिक्स एसेट जितना भी होगा उसका 25% आपको खुद लगाना है जो इक्विटी का पोर्शन होगा। मैक्सिमम 75% आप टर्म लोन बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जिसमें स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी शामिल है, आप लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं।
वर्किंग कैपिटल में भी टोटल फंड का जितना रिक्वायरमेंट है 25% आपको लगाना है। उसके अलावा जो बैलेंस पोर्शन है उसका कुछ फाइनेंस हो जाता है क्रेडिटर से। जैसे कि हम लोग क्रेडिट में उधार में माल बेचते हैं, उसी तरह से अपने बिजनेस में उधार में माल खरीदा भी जाता है। तो जब आप उधार में माल खरीद रहे हैं तो जितना समय के लिए आपने क्रेडिट में माल लिया उतना समय के लिए आपको आपके बिजनेस को एक तरह से वो फंडिंग मिल गया। तो आप यह अनुमान लगाइए कि कितना आपको जो फाइनेंस हो सकता है आपके क्रेडिटर से। तो 25% आपका हो गया, कुछ आपको क्रेडिटर से फाइनेंस हो गया। बैलेंस जितना भी अमाउंट है वो आप बैंक में एप्लीकेशन दे सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ वर्किंग कैपिटल लोन के लिए, जिसे नॉर्मली कैश क्रेडिट के रूप में जाना जाता है। अगर क्रेडिटर से आपको कुछ भी फाइनेंस नहीं हो रहा है, मतलब आप उधार में कुछ भी माल नहीं खरीदते हैं, तो मैक्सिमम 75% आप कैश क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो जब ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगा कि टोटल कितना पैसा का किस किस काम के लिए आपको ज़रूरत है, और उसमें टोटल हमें अपना कितना इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हम उस पैसा को अरेंज कर सके, और मैक्सिमम कितना हमें बैंक से लोन मिल सकता है। अगर इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझे, अगर लैंड जिसका इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख का होना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसमें लैंड डेवलपमेंट, सिविल कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर इक्विपमेंट, प्लांट मशीनरी और अदर अगर कोई फिक्स एसेट्स है, एक अनुमान लगाते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में 40 लाख का लगना है, वर्किंग कैपिटल में आपको 60 लाख रुपया लगना है। तो इस तरह से आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो हो रहा है वो 1 करोड़ 10 लाख माना जाएगा। लैंड पूरा का पूरा आपको इक्विटी से अरेंज करना होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 40 लाख में 25% 10 लाख आपको खुद का लगाना होगा। 75% मतलब 30 लाख रुपया आप टर्म लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल 60 लाख में 25% 15 लाख रुपया आपको खुद लगाना होगा। 75% 45 लाख के लिए आप कैश क्रेडिट के लिए बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से 1 करोड़ 10 लाख का अगर आपका प्रोजेक्ट है तो उसमें इक्विटी 35 लाख जो कि आपका पैसा होगा, आपको खुद को अरेंज करना होगा। 75 लाख आप बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो कि आपको जो बैंक का जो प्रोसीजर है उसमें आपको बिल्कुल मिल सकता है आसानी से। लेकिन यहाँ मेन थिंग ये है कि आपको 35 लाख जो इक्विटी का पोर्शन है वो आपको अरेंज करना है। ये अरेंजमेंट आप कहाँ से कर सकते हैं? आपका सेविंग हो सकता है, आप अपने फैमिली फ्रेंड से ले सकते हैं। अगर यहाँ से भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा तो फिर आपको ज़रूरी होगा कि आप और दूसरे पार्टनर्स को शामिल करें। प्रोप्राइटरशिप की जगह आप पार्टनरशिप का बिजनेस करें। जितने भी पार्टनर आएंगे वो अपना अपना इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, उसे इक्विटी माना जाएगा। या फिर आप कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं, उसमें जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी माना जाता है। तो टोटल शेयर होल्डर्स या फिर टोटल पार्टनर प्रोप्राइटरशिप जो भी है, इक्विटी पोर्शन 35 लाख का होना चाहिए। तो फिर बैलेंस आप 75 लाख के लिए बैंक में आवेदन दे सकते हैं। अगर आपके पास अपना इन्वेस्टमेंट 35 लाख किसी भी तरह से नहीं हो पा रहा है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि बेटर है फिर आप अपना जो बिजनेस का स्केल है उसको छोटा करें, कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करें और देन फिर उसे धीरे धीरे ग्रो करें। जब आप अपना बिजनेस को छोटा स्केल में लाएंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका जब 1 करोड़ 10 लाख से कम हो करके अगर वो 50 लाख में अगर आ जाएगा तो आपका जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, ऑन कंट्रीब्यूशन है, वो भी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। 35 लाख से कम हो करके 10 लाख हो जाएगा। तो जितना आपके पास पैसा है उतना ही का आप प्रोजेक्ट कॉस्ट बनाएं और फिर धीरे धीरे उसे ग्रो करें। कुछ बिजनेस लोन का स्कीम्स है जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। मुद्रा, जिसमें मैक्सिमम 10 लाख तक आप लोन के लिए अप्लीकेशन दे सकते हैं। पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें मैक्सिमम आप 25 लाख के लोन के लिए अप्लीकेशन दे सकते हैं। इसका सबसे अच्छा जो बात यह है
कि जो मार्जिन मनी का ऑन कंट्रीब्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो इसमें थोड़ा कम है। अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है, आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, नया बिजनेस है, इससे पहले आपका कोई भी एम्प्लॉयमेंट या किसी तरह का इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है, पहला बिजनेस आप कर रहे हैं, 25 लाख तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो आप फिर पीएमईजीपी के तहत ही आप आवेदन दें। इसमें आपको 95% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट तक बैंक से फाइनेंस हो सकता है, और सिर्फ 5% ही आपको, 5 से 10%, अगर जनरल कैटेगरी में है तो 10%, अदरवाइज स्पेशल कैटेगरी में है तो सिर्फ 5% ही आपको मार्जिन मनी जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो करना है। इस तरह से 25 लाख के प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ 1.25 लाख स्पेशल कैटेगरी और 2.5 लाख जनरल कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट से ही आप 25 लाख तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया जो कि सिर्फ स्पेशल कैटेगरी के लिए है, जिसमें एससी एसटी और वुमेन्स आते हैं, या फिर अगर ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म नहीं है, पार्टनरशिप या कंपनी के फॉर्म में है, तो जरूरी है कि जो 51% स्टेक है वो एससी एसटी या वुमेन ने हेल्ड किया हो। अगर ऐसा है तो 1 करोड़ तक का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके लिए आप स्टैंड अप इंडिया में भी लोन के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर 10 करोड़ तक का कोई प्रोजेक्ट है तो आप एसएमई लोन किसी भी बैंक में एसएमई लोन के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो प्रोजेक्ट लगाने में आपको ये देखना है कि टोटल कितना फंड का जरूरत है, उसमें कितना पोर्शन आपको खुद को लगाना है, जिसे मार्जिन मनी कहते हैं। आपको मार्जिन मनी खुद से अरेंज करना है, ये आपका सबसे बड़ा समस्या है। आप कोशिश कीजिए जितना आपके पास मार्जिन मनी है अकॉर्डिंग आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें और बैंक में लोन के लिए बैलेंस पोर्शन के लिए अप्लाई करें। आप फैमिली फ्रेंड से, पार्टनर से, शेयर होल्डर से मार्जिन मनी अरेंज कर सकते हैं। कुछ स्कीम मार्जिन मनी का भी है लोन के लिए जो कि सिड भी प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, लाइक आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, या इस तरह का कोई और भी प्रोफेशनल कोर्स है, तो फिर मार्जिन मनी भी जो बैंक है वो फाइनेंस करती है। कुछ स्कीम्स है लेकिन जनरली वो हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है तो बैंक फाइनेंस करती है, या फिर जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो कि आपके बिजनेस में पैसा लगा करके अपना पैसा बनाते हैं, वो लोग भी मार्जिन मनी को फाइनेंस करते हैं। तो ये कुछ आपके पास ऑप्शन है मार्जिन मनी अरेंज करने का। बैलेंस पोर्शन इन सारे स्कीम्स में से मुद्रा, पीएमईजी, स्टैंड अप इंडिया या एसएमई लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम एक यह आता है कि जब भी आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो बैंक आपसे सिक्योरिटी, मॉर्गेज या गारंटर मांगता है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट 2 करोड़ तक का है, अगर आपका प्रोजेक्ट 2 करोड़ तक का है तो फिर आप बैंक से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरे पास सिक्योरिटी, मॉर्गेज या गारंटी नहीं है, इसलिए आप, मेरा प्रोजेक्ट अच्छा है, आप इसे रिव्यू कीजिए और सीजीटी एमएससी स्कीम के तहत मेरे लोन को फाइनेंस कीजिए। सीजीटी एमएससी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट एक ऐसा स्कीम है जो जो आपके बिहाफ में गवर्नमेंट बैंक को लोन की गारंटी देती है, जिसमें बिना किसी मॉर्गेज, बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी गारंटी के 2 करोड़ तक का लोन बैंक को ये जरूरी है कि वो आपको फाइनेंस करें। आप किसी भी स्कीम में बैंक से लोन फाइनेंस करवाए, यह जरूरी है कि आप बैंक को इस बात के लिए सेटिस्फाई कर सकें कि आप कैपेबल है उस बिजनेस को चलाने के लिए, उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करके बैंक का लोन को रीपेमेंट करने के लिए। जब तक बैंक को यह सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि आप में बिजनेस को चलाने का क्षमता है, आप जो पैसा ले रहे हैं उसको रीपेमेंट टाइम से नहीं कर सकेंगे, तो चाहे आप किसी भी स्कीम में जाएं बैंक आपको फाइनेंस नहीं करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना डाटा कंप्लीट रेडी रखें और बैंक को ये जरूर सेटिस्फाइड कर सके कि हाँ आपके अंदर वो क्षमता है, कैपेसिटी है कि आप बिजनेस को चला सकते हैं, उससे प्रॉफिट बना सकते हैं और बैंक से लिया गया लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने अकॉर्डिंग
किसी भी स्कीम में, या फिर अगर कोई भी स्कीम आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप नॉर्मल एसएमई लोन के लिए बैंक में आवेदन दे सकते हैं। जब भी आप बैंक में आवेदन लोन के लिए देने के लिए जाएं, सबसे पहले आप अपना एक लोन एप्लीकेशन का फाइल जरूर रेडी कर लें। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट बैंक में जा रहे हैं और बैंकर्स को बोल रहे हैं कि हाँ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे लोन चाहिए। भरबली जब भी आप डायरेक्ट जा करके बैंक के मैनेजर से बात करेंगे, बैंक आपको सीरियस नहीं लेगा, आपकी बातों को सुनेगा नहीं, और हो सकता है कि वो इनिशियल स्टेज में ही डिस्कशन में आपका जो लोन का प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दे। इसलिए ये जरूरी है कि जब भी आप बैंक को अप्रोच करें, एक तरीका से सिस्टमेटिक ढंग से अप्रोच करें। उसके लिए आवेदन का जो तरीका है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट फाइनेंस है, लोन मिलने का संभावना 90 to 95% तक बढ़ सकता है। रेदर कि आप डायरेक्ट जाकर के बैंक को अप्रोच करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और लोन के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो बैंक में जाने से पहले सबसे पहले आप एक क्या कीजिए, अपना लोन एप्लीकेशन के लिए कंप्लीट फाइल बनाइए। उस फाइल में आपको डिटेल क्या क्या देना है, सबसे पहले आप उसमें लैंड का डिटेल दीजिए। जैसा कि मैंने बताया, लैंड के लिए कोई भी बैंक आपको फाइनेंस नहीं करता है, तो आप बैंक में जाने से पहले अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लैंड अक्वायर जरूर कर लें, या आप परचेज कर लें। परचेज नहीं कर सकते हैं तो आप उसे लीज पर ले लें, प्राइवेट लैंड को लीज पर ले सकते हैं, या फिर हर स्टेट में इंडस्ट्रियल एरिया होता है जिसे गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है, हर तरह का वहाँ फैसिलिटी होता है, आप इंडस्ट्रियल एरिया में लीज पर लैंड ले सकते हैं। काफ़ी कम रेट पर आपको वहाँ पे लैंड मिल सकता है, या फिर आप किसी से भी रेंट पर भी ले सकते हैं। जरूरी है कि जो रेंट का एग्रीमेंट है, लीज का एग्रीमेंट है, कम से कम 3 सालों का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप उसमें लैंड का डिटेल लगाइए। हो सकता है जब आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करें प्रपोजल, तो बैंकर वो देखना चाहे कि हाँ, किस जगह पर, किस लोकेशन पर, किस जमीन पर आप उस प्रोजेक्ट को लगाने वाले हैं, जिससे बैंक को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, ज़्यादा भरोसा होगा कि हाँ, आप ये यूनिट लगाएंगे, चलाएंगे और उसे सक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आप उसमें लगाइए एसएमई रजिस्ट्रेशन का डिटेल। एसएमई रजिस्ट्रेशन एमएसएमई जितना भी सेक्टर है उसके लिए होता है। उद्योग आधार के नाम से ये रजिस्ट्रेशन होता है। एमएसएमई के साइट पर कोई भी जा करके 5 से 10 मिनट में एक सिंगल पेज का फॉर्म फिल करके एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, नया हो पुराना हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, किसी भी तरह का बिजनेस है, आप उसके लिए एसएमई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एसएमई रजिस्ट्रेशन से आपके बिजनेस को एक आइडेंटिटी मिलता है, उससे उसका रिकॉग्निशन होता है, बैंक भी आपको ज़्यादा रिकॉग्नाइज करेगा। तो यह काम, इस ये सारा होमवर्क आप जरूर करके उसके बाद बैंक को अप्रोच करें। तो इस फाइल में पहला डॉक्यूमेंट आपका जो होगा लैंड का डिटेल होगा, देन फिर आप एसएमई का रजिस्ट्रेशन लगाइए। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, ये बहुत ही मस्ट है। आप किसी भी तरह का कोई भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लगा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी ट्रेडिंग हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी तरह का सर्विस यूनिट हो, आप जब भी लगा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो इसलिए आप इस रजिस्ट्रेशन को भी जरूर करवा लें, और उसका रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल है, नंबर है, वो आप लोन का जो प्रपोजल है उस फाइल में जरूर लगा दें। जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो ये देखा जाता है कि उससे किसी तरह का कोई पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या फिर साउंड का पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है। अगर आपका यूनिट ऐसा है जिसमें पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, जो रेड, ऑरेंज या ग्रीन कैटेगरी में आता है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड जो एनओसी है पोल्यूशन बोर्ड से, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड से, आप उसके लिए आवेदन जरूर करें लोन के लिए बैंक में जाने से पहले। हो सकता है उसके पहले आपको उसका एनओसी मिल जाए, क्लियरेंस मिल जाए, तो ठीक है। अगर नहीं भी मिला है अगर एनओसी, तो उसमें आप उसका एप्लीकेशन स्टेटस जरूर लगा दें, जिससे आप बैंकर को ये कन्विंस कर सके कि हाँ, मैंने पोल्यूशन के लिए आवेदन दे रखा है,
जो कि आने वाला दिन में वो प्रोसेस में है, मुझे मिल जाएगा। फिर डिटेल ऑफ पावर कनेक्शन, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं उसमें जो प्लांट मशीनरी लगने वाला है उसमें हाई वोल्टेज पावर कनेक्शन का हमें ज़रूरत होता है। तो अगर अलग से आपको कोई पावर कनेक्शन लेना है तो उसके लिए भी आवेदन आप कर दें। और एप्लीकेशन स्टेटस कि आपका पावर कनेक्शन अप्रूव हो गया है, कनेक्ट हो गया है या फिर अभी इन प्रोसेस है, वो एप्लीकेशन स्टेटस उसमें लगा दें, जिससे कि अगर डिस्कशन में यह आता है, बैंक मैनेजर आपसे यह जानना चाहता कि हाँ आपने जमीन खरीदा है कि नहीं खरीदा है, कहाँ आप अपना प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, एसएमई का रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी किस फॉर्म में आप अपने बिजनेस को करना चाहते हैं, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है, पोल्यूशन के लिए आपने एनओसी लिया या नहीं लिया, पावर कनेक्शन का आपको कितना रिक्वायरमेंट होगा, आपने पावर कनेक्शन के लिए आप एप्लीकेशन दिया है कि नहीं दिया है। तो जब ये सारा डिस्कशन होगा तो आप बैंकर को ये भरोसा होगा कि हाँ आप में वो क्षमता है, आपको सारी चीज़ों का, सारी बातों का जानकारी है, आप सभी चीज़ों को साइमल्टेनियसली ले करके चल रहे हैं, सारी चीज़ इन प्रोसेस है। तो आपका जो लोन मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक को ये क्लैरिटी हो जाएगा कि हाँ आप प्रोजेक्ट बैठाना चाहते हैं, आप में कैपेसिटी है, आपको जानकारी है, आपने सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग ढंग से किया है, तो निश्चित रूप से आपको लोन जरूर मिलेगा। लेकिन जब आप भरबली जाते हैं बैंक के पास और बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने एक प्रोजेक्ट लगाना है, उसके लिए मुझे लोन चाहिए, जिसका कोई डिटेल आपके पास होता नहीं है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, तो बैंक आपकी बात को कभी भी नहीं सुनेगा। नेक्स्ट जो होगा सिविल स्कोर, जो कि आपके क्रेडिबिलिटी को जज करता है, क्रेडिबिलिटी का आपका रिपोर्ट कार्ड होता है। सिविल स्कोर जिसमें यह होता है कि आपने पहले कभी भी किसी भी तरह का लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं तो उसका रीपेमेंट कितने टाइम से कर रहे हैं। माना यह जाता है कि आपका सिविल रिपोर्ट मिनिमम 750 होना चाहिए किसी भी तरह के लोन को लेने के लिए। तो यह जरूरी है कि जब भी आप लोन के लिए एप्लीकेशन देने जाए आप सिविल स्कोर उसमें जरूर लगाएं। सिविल के साइट पे जाके वन टाइम आप इसे फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक नॉमिनल सा चार्ज लगता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो साथ ही साथ ब्रांच मैनेजर को डिसीजन लेने में काफ़ी सुविधा होगा कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट होता है वो होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके बिजनेस प्लान का एक बिल्कुल क्लियर कट आईना होता है, जो कि किसी को भी यह बताता है कि आपका प्लान क्या है, आप करने क्या वाले हैं, आने वाला 4 से 5 सालों में आपका प्रोजेक्शन क्या है, आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, उसमें क्या रॉ मटेरियल यूज होगा, क्या प्लांट एंड मशीनरी यूज होगा, क्या टेक्नोलॉजी यूज होगा, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, आपका प्रॉफिट क्या होगा, कितना आपको लोन का जरूरत है, कितना आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कितना आपका लोन का कंट्रीब्यूशन रहेगा, लोन के लिए आपका इंटरेस्ट क्या रहेगा, कितने सालों के लिए आप लोन लेंगे, क्या आपका रीपेमेंट शेड्यूल रहेगा। तो ये सारा कुछ आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहेगा। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सारा बेसिक रिसर्च करके, मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करके, मशीन के बारे में रिसर्च करके, फाइनेंस के बारे में रिसर्च करके, रॉ मटेरियल के बारे में रिसर्च करके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में रिसर्च करके, अपना प्रॉफिटेबिलिटी का कैलकुलेशन करके सारा फाइनेंशियल एनालिसिस करना आपको बेहद ही जरूरी है जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को लगाने वाले हैं। इससे आपका भी क्लियरिटी आता है कि आप जो प्रोजेक्ट लगाने का सोच रहे हैं उसमें आपको क्या इनकम होगा, क्या प्रॉफिट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, और या तो बैंक या और कोई भी स्टेक होल्डर जिससे भी आप मिलते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जब आप उसके सामने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखते हैं तो वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताता है सामने वाले को कि आपका प्लान क्या है, आपका बिजनेस आइडिया क्या है, आने वाले 4 से 5 सालों में आप अपने बिजनेस में क्या ऐसा देखते हैं जिससे कि हर कोई आपके बिजनेस से जुड़ने से रिलेटेड डिसीजन ले सके, बैंक आपको लोन देने से रिलेटेड डिसीजन ले सके।
तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप अपना सारा रिसर्च करके और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाएं। होता यह है, सबसे बड़ी गलती जो एक होती है, जो कि मैक्सिमम एंटरप्रेनर्स बिजनेसमैन ये करते हैं, कि जब वो प्लान किए कि हाँ हमें एक प्रोजेक्ट लगाना है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है 5 करोड़ रुपया, बैंक से मिलते हैं, बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डिमांड करता है, उन्हें जानकारी नहीं है प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। वो जाते हैं प्रोफेशनल के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कि सर मैं मुझे 5 करोड़ रुपया का लोन लेना है, आप मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दीजिए। प्रोफेशनल्स के पास काफ़ी रेडीमेड उसी इंडस्ट्रीज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना होता है, वो उसी में कुछ डाटा चेंज करके, आपका नाम वगैरह एडिट करके, फिर आपको प्रिंट करके वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे देते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बैंक में जा कर के सबमिट करते हैं, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो भी डाटा दिया गया है आपने उसे स्टडी नहीं किया, थोड़ी पढ़ा नहीं है, आपने अपने जो प्रोफेशनल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या और जिनसे भी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया उनके साथ बैठ करके आपने सारी बातों को डिस्कस नहीं किया है, तो होता यह है कि आपको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो डाटा दिया गया उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। जब आप बैंक के पास वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, बैंक उसे देख करके जब आपसे डिस्कशन करता है, कोई सवाल करता है, तो आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होता है, तो बैंक को यह लगता है कि आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और बैंक आपके उस लोन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए ये बेहद ही जरूरी है कि जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, इनपुट आपके तरफ से होना चाहिए, सारा डाटा आपके तरफ से होना चाहिए। ठीक है, आप प्रोफेशनल का जो हेल्प है वो ले सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही बनवाएं या प्रोफेशनल से ही बनवाएं। अगर आप कैपेबल है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, तो आप खुद भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके लोन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी प्रोफेशनल का हेल्प का जरूरत है, एक्सपर्टाइज का जरूरत, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या और किसी से भी बनवा सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि उन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाया है उसका सारा इनपुट आपके द्वारा दिया गया हो, सारा डाटा जो मशीन के बारे में जानकारी है, रॉ मटेरियल के बारे में जानकारी है, मार्केट प्राइस के बारे में जानकारी है, ये सारा चीज आपके द्वारा बताया गया हो, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारा डाटा आपने स्टडी किया हुआ हो, और उसके बाद आप उसको बैंक में सबमिट करें। जितना भी डाटा है, जितना भी रेट है, मशीन का हो, रॉ मटेरियल का हो, सेल प्राइस हो, वो सारा एकदम फैक्ट हो, ये बिल्कुल बेहद जरूरी है। कोई भी डाटा मैनिपुलेटेड ना हो, इन्फ्लेटेड रेट ना हो, मशीन का, रॉ मटेरियल का, सेल प्राइस का, प्रॉफिट का जो आपका कैलकुलेशन आया है। अदरवाइज आजकल के समय में जितना भी ये डाटा होता है, मशीन का जो प्राइस होता है, वो बैंक के पास क्रेडिट डिपार्टमेंट में उनका सारा रिकॉर्ड रहता है। अभी में जितना भी मशीन यूज हो रहा है, सारा का उनके पास रिपोर्ट रहता है। जो जो सेल प्राइस है जिस मार्केट में, उनके पास रिकॉर्ड रहता है हर प्रोडक्ट का। आप जैसे ही प्रोजेक्ट अपना सबमिट करते हैं, वो जाता है उनके क्रेडिट डिपार्टमेंट में, वो लोग अपना सॉफ्टवेयर में तुरंत से डाल करके देख लेते हैं। पता चल जाता है अगर आपने गलत डाटा डाला है। आप 5 करोड़ का लोन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिस मशीन का दाम 50 लाख है, आपका प्रोजेक्ट में 80 लाख रुपया दिखाया गया, तुरंत से आपका प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो रॉ मटेरियल की कीमत 10 रुपया है, आपने 15 रुपया दिखाया गया, तुरंत से आपका प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिस प्रोडक्ट का सेल प्राइस मार्केट में ओपनली 20 रुपया बिक रहा है, आपने 22 रुपया 24 रुपया दिखाया है। मतलब मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट से बैंक को। तो कोई भी अगर गलत डाटा दिया गया, जेन्युइन डाटा नहीं है, करेक्ट डाटा नहीं है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, या फिर करेक्ट डाटा है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे लोन के लिए, डिस्कशन में तुरंत 2 मिनट में बैंकर को पता चल जाए कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, या फिर गलत डाटा दिया गया, आपके प्रोजेक्ट को बैंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि सारा कारण आपको बताया जाए किस कारण से रिजेक्ट हुआ, आपको पता नहीं चलेगा कि बैंक किस कारण से आपके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहा है, और अ, आप बोलेंगे कि बैंक ने आपको लोन नहीं दिया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय बेहद ही सावधानी से देखनी है, समझनी है, और उसके बाद ही आप लोन के लिए एप्लीकेशन करें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड कई सारा वीडियो मेरा में चैनल में आपको मिलेगा, आप
उसमें देख भी सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। उसका कुछ सैंपल फॉर्मेट मैंने उस रिलेटेड वीडियो के साथ अटैच भी किया है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके लोन मिलने की संभावना को कई हजार गुना बढ़ा सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, खुद का डाटा दें, जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है बिल्कुल करेक्ट हो, जेन्युइन डाटा हो, ओवर इन्फ्लेटेड ना हो। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो बैंक से सैंक्शन हो सके। उसके बाद जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन होना है, जो पैसा आपको खुद को लगाना है, तो उसका भी प्रूफ ये जरूरी है कि आप अपने फाइल में लगाएं। इक्विटी कंट्रीब्यूशन अगर 35 लाख का, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा, वो 35 लाख आपके पास कहां से आएगा, इस चीज का आपको प्रूफ लगाना है। आपके पास क्या है, कहां से आप वो 35 लाख रुपया लाएंगे, इसको क्लियर करना है। उसका अगर कुछ प्रूफ है तो वो भी आप उसमें जरूर लगाएं। अगर पहले से आपका कुछ इनकम हो रहा है या आप आईटीआर जमा कर रहे हैं तो आईटीआर का कॉपी लास्ट 2-3 साल का आप उसमें अटैच करें। अगर पहले से आपका कोई इनकम नहीं हो रहा, आपने आईटीआर सबमिट नहीं किया, तो फिर ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आपको आईटीआर लगाना ही है। मशीन का कोटेशन, जो भी आपका मशीन यूज होने वाला है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने दिखाया है कि मैंने इस मशीन को यूज करना है, तो उन मशीन का कोटेशन आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इस फाइल में जरूर लगाएं। रॉ मटेरियल कोटेशन, जहां से आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे उससे आपका रॉ मटेरियल का प्राइस लेना है, जो कि आपको रॉ मटेरियल का प्राइस को जज करेगा। और साथ ही साथ बैंक को यह भरोसा भी दिलाए कि हाँ, रॉ मटेरियल के सप्लायर से आपका डायरेक्ट लिंक है, आपको रॉ मटेरियल आसानी से मिल सकेगा। आप कोशिश कीजिए 2 से 3 रॉ मटेरियल सप्लायर से कोटेशन लें, जिससे यह होगा कि अगर कभी एक रॉ मटेरियल सप्लायर से आपको माल नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरे से आप ले सकें। बैंक को भी ये भरोसा हो कि रॉ मटेरियल के कारण आपका जो प्रोडक्शन है वो बंद नहीं हो सकेगा, रॉ मटेरियल का आपका सफिशिएंट जो क्वांटिटी में है आपके पास है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट और ये फाइल जब आप बना लेंगे और उसके बाद जब आप बैंक को अप्रोच करेंगे तो बैंक आपको सीरियस लेगा, समझेगा कि हाँ, आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक बिजनेस प्लान है जिसे सिस्टमेटिक वे में आप स्टार्ट करना चाहते हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल आप उनको समझाएं, क्या क्या आपने कर रखा है, क्या क्या बाकी है, क्या क्या इन प्रोग्रेस है। तो फिर आसानी से आपको लोन मिलेगा। बैंक बैठा ही ये लोन देने के लिए, बैंक का इनकम ही लोन से है, अदरवाइज वो लिया गया डिपॉजिट का करेगा क्या। हर बैंक को नुकसान होगा। जो भी डिपॉजिट है उसे मैक्सिमम उसे एडवांस के रूप में ही देना, लोन के रूप में ही देना है। तो बैंक के पास जितनी भी स्कीम है ना है, उसे वो आपको लोन देगा ही देगा, लेकिन जरूरी है कि आप सिस्टमेटिक वे में उसे अप्रोच करें। उसके बाद आप इसमें लगाएं जो सिविल कंस्ट्रक्शन है। हमने देखा कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें सिविल कंस्ट्रक्शन में आपका बिल्डिंग बनेगा, फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, आपका गार्ड रूम बनेगा, अप्रोच रोड बनेगा। तो जो भी फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन होना है तो उसका एक कॉस्ट एस्टिमेट उसमें जरूर लगाए। बेहतर है कि कोई जो सिविल इंजीनियर है उससे ये कॉस्ट एस्टिमेट और ये पूरा चार्ट बना करके आप उसमें लगाएं, जो कि फैक्ट्री प्लान के अकॉर्डिंग हो। पेन नंबर जरूर उसमें लगाएं। अगर आपने अभी तक पेन नंबर नहीं लिया हो तो पहले आप पेन नंबर ले लें और उसके बाद ही आप लोन के लिए एप्लीकेशन करें। आईडी एड्रेस प्रूफ लगाएं। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं। आपके पास जो भी एजुकेशनल या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें अटैच करें। गारंटर, अगर आपके पास कोई गारंटर है जो आपके लोन के बिहाफ में बैंक को गारंटी देने के लिए तैयार है तो आप उस गारंटर का डिटेल लगाएं। इससे आपकी जो क्रेडिबिलिटी का पता चलता है कि हाँ, बैंक को ये भरोसा होता है कि आपके पीछे भी लोग खड़े हैं, आप में इतना ये क्षमता है कि आप जो लोन लेंगे उससे उस पैसा का गलत मिस यूटिलाइज नहीं करेंगे। आपका क्रेडेंशियल अच्छा है तभी कोई आपके बिहाफ में गारंटी देने के लिए तैयार हो रहा है। तो बेहतर है आप गारंटर अगर तैयार कर सकें तो आप गारंटर जरूर तैयार करें।
उससे आपका लोन का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, मिलने का चांसेस बढ़ेगा। ऑल्दो ये अगर सीजीटी एमएससी स्कीम में आपका लोन होता है तो गारंटर देने का जरूरत नहीं है, 2 करोड़ तक सीजीटी एमएससी में आपका लोन अप्रूव हो सकता है, जिसमें गारंटर देना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन यह है कि अगर आप दे सकते हैं, कोई आपके बिहाफ में गारंटर बन सकता है जिसका गुडविल मार्केट में है, जिसका क्रेडेंशियल बैंक के पास है, तो आप जरूर ले करके जाएं। उसे कुछ करना नहीं है, आप ऑनेस्ट है, आप बिजनेस को चलाएंगे, पता है उसे, तो वो आपके बिहाफ में सिर्फ बैंक को ये गारंटी देगा कि हाँ आप इस बंदे को लोन दो, ये आपका पैसा डुबाएगा नहीं। अगर डुबाएगा तो मैं इसके बिहाफ में आपको लोन का रीपेमेंट करने के लिए तैयार हूं। तो बैंक को यह भरोसा होगा, आपका जो प्रपोजल है वो मजबूत होगा। कोलेट्रल सिक्योरिटी, अगर आप कैपेबल हैं, आपके पास कुछ एफडी है, ज्वेलरी है, कोई इंश्योरेंस है या कोई प्रॉपर्टी है, जब आप बैंक से लोन के लिए जाते हैं तो बैंक सिक्योरिटी डिमांड करता है। अगर आपके पास है तो आप उसे देने में हिचके ना। अगर आपके पास है, बैंक को पता है आपके नाम से प्रॉपर्टी है, आपके नाम से इंश्योरेंस है, गोल्ड है, एफडी है, लेकिन आप उसे सिक्योरिटी के रूप में देना नहीं चाहते हैं, तो यही बैंक को एक डाउट होगा कि आपके पास है तो आप सिक्योरिटी के रूप में देना क्यों नहीं चाहते। तो यह एक शक खड़ा करता है बैंक को। तो अगर आपके पास है, जेन्युइन आपको बिजनेस करना है, तो सिंपल सा सिर्फ वो बैंक की कस्टडी में रहेगा, बैंक के पास मॉर्गेज में रहेगा, तो आपको देना चाहिए। कोलेटरल सिक्योरिटी लेने से बैंक को कोई फायदा नहीं होता, ना ही उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही उसे वो सेल करके प्रॉफिट कमा सकता है जब तक आप डिफॉल्ट ना करें। सिर्फ वो ये अपने सेफ्टी के लिए लेता है और आपके क्रेडेंशियल को जज करने के लिए लेता है, डिमांड करता है कि हाँ आप सिक्योरिटी दे पा रहे हैं या फिर देना चाह रहे हैं या नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बैंक को कन्विंस कीजिए कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरे पास है ही नहीं, या फिर जो थोड़ा बहुत है मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसमें भी अगर सीजीटी एमएससी स्कीम में हो रहा है तो कोलेटरल सिक्योरिटी एग्जेम्प्ट है। 2 करोड़ तक का अगर आपका लोन है तो वो सीजीटी एमएससी में पास हो सकता है। सीजीटी एमएससी में जब भी कोई लोन पास होता है तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी, गारंटी या मॉर्गेज का जरूरत नहीं होता है एज पर रूल। लेकिन फिर भी कोई कोई बैंकर डिमांड करते हैं। अगर डिमांड कर रहे हैं और आप कैपेबल है तो मेरा सजेशन यह है कि आप जरूर उसे वहां जमा करें। उससे आपका क्रेडेंशियल जज होता है, आपका कॉन्फिडेंस जज होता है, तो आप उसे जरूर जमा कर दें, वो आपका ही रहेगा। तो अब अगर हम लोग समराइज वे में देखें तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि अपने बिजनेस के लिए किस किस चीज के लिए और कुल कितने पैसों का आपको जरूरत है। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, आपको जरूरत होगा जमीन, फैक्ट्री लगाने, ऑफिस बनाने, गोडाउन और गार्ड रूम जैसे कार्यों के लिए। इसके लिए पहले लिए गए जमीन को डेवलप करना होता है, जैसे मिट्टी भरकर समतल करना, बाउंड्री वाल बनाना, बोरिंग करना, मेन गेट लगाना इत्यादि। अब इस मशीन पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिविल कंस्ट्रक्शन करवाना है, जिसमें मुख्य रूप से फैक्ट्री हॉल जहां मशीन इंस्टॉल किया जाएगा, गोडाउन जहां रॉ मटेरियल और तैयार माल का स्टॉक किया जाएगा, ऑफिस और गार्ड रूम, लेबर रूम, टेस्टिंग लैब के लिए आपको रूम बनवाना होगा। इतने काम करने पर फैक्ट्री, गोडाउन, ऑफिस बनकर तैयार हो गया। अब आपको जरूरत है मशीन, जिससे आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके तैयार माल बनाएंगे। इस मशीन को चलाने के लिए पावर कनेक्शन की, ऑफिस के लिए फर्नीचर और कंप्यूटर इत्यादि। जब आप इतना सारा कर लेते हैं, इतना करने के बाद अब हम बोल सकते हैं कि आपका फैक्ट्री बन गया है। आपने जरूरी जो मशीन है उसको इंस्टॉल कर लिया है, आपका पावर का कनेक्शन भी लग चुका है और साथ ही मशीन का ट्रायल रन भी मशीन सप्लायर के द्वारा किया जा चुका है। मतलब अब आप पूरी तरह से तैयार है अपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। अब आपको जरूरत है रॉ मटेरियल खरीदने का और मेन पावर अपॉइंट करने का, जिससे आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और फिर आप अपने इस तैयार माल को बाजार में बेच सकेंगे और दिन प्रतिदिन अपना ये बिजनेस और एक्सपेंड करते चले जाएंगे। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस आपके बिजनेस प्लान का, कैलकुलेशन का, बैंक में जो प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए जो टर्म लोन है और जो वर्किंग कैपिटल कैश क्रेडिट के लिए अप्लीकेशन देने का। तो ये है सारा प्रोसेस। इसमें एस्टेब्लिशमेंट से पहले और बाद कई तरह के और भी रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल लेने का जरूरत पड़ता है, जिसे डिटेल में मैं
अलग से वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू। अगर अभी भी आपके मन में बैंक से लेने गए लोन के लिए कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी करें, जिसे मुझे पता चलेगा। अ, आने वाले में और वीडियो में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में, बैंक लोन के बारे में, नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में डिटेल में समझाता रहूँगा। अगर आप मेरे वीडियो को अपने इनबॉक्स में पाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग का या किसी अलग तरह का बिजनेस करना चाहते हैं उनके साथ मेरे इस वीडियोस को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसके बारे में जानकारी होगी और उन्हें हेल्प मिलेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी है तो वो भी मुझे आप सूचना दें, कमेंट्स में लिखें। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और ये कुछ मेरा और वीडियोस हैं जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या किसी भी तरह का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पीएमईजीपी स्कीम के बारे में, कैसे आप कोई भी लोन बिना किसी मॉर्गेज या सिक्योरिटी के ले सकते हैं, बैंक को लोन के लिए कैसे अप्रोच करना है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मशीन सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो क्या हो, या फिर इंडस्ट्रियल लैंड में, इंडस्ट्रियल एरिया में आप अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए लैंड के लिए अलॉटमेंट का जो एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो वो किस तरह से है, तो ये सारा मेरा चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।